हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल की थोड़ी सी जो वीडियो थी वो कट गई थी, मैं समझ सकता हूं, बट मैंने आपको कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर वीडियो कट रही है तो कोई बात नहीं, आप उसकी PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी वीडियो साइड से कट जाती है, ठीक है, एडिटिंग करते हुए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके PDF ले सकते हो, उस PDF से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी में लिख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने टॉप 5 क्वेश्चन किए थे सोशल साइंस के, और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग वीडियो को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो एक नए तरीके से हमें पढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और आपको पढ़ने की। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम में ला रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जब आपको मैं बताऊँ तो पेपर में जितना भी आना है उसमें आ रहा है, ठीक है। जितना भी आया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, मैं वो आज सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। सारा वही सॉल्व करूँगा जो भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है ये वही है जो अभी हमने 2 दिन एक क्वेश्चन पेपर देखा था ना प्रीवियस ईयर का, और आपने कहा कि भैया पहले उसको क्वेश्चन आंसर करा दो। तो आज मैं उन्हीं के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कहे थे आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके पास वो वाला क्वेश्चन पेपर होगा, और अगर नहीं होगा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक फॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ये PDF आपको दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप इसे लेकर हमारा उद्धार करें, क्योंकि इस PDF को हम अपने पास रख के भी कुछ डबल नहीं करेंगे इसे, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि आप लोगों को इसको लेकर साथ में चलना है या नहीं चलना, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, क्या समझते बताइए। देखो, socio-economic development refers to the process of improving the well-being of individuals and communities through economic growth, education, healthcare, employment opportunities and social welfare। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो रेफ़र करता है, प्रोसेस को रेफ़र करता है जो कि वेल बीइंग है। मतलब हिंदी में बोलूँ तो सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों के कल्याण को आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार के अवसर और सामाजिक कल्याण के माध्यम से सुधारना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सोशो इकोनॉमिक क्या है, तो आपको बस ये याद रखना कि यहाँ पे हम ये सामाजिक और आर्थिक विकास, ऐसे विकास की बात करते हैं जहाँ पे व्यक्ति और समुदाय ना एक कल्याण की बातें करता है। और कल्याण भी कहता है, उसमें वो आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा है। आर्थिक वृद्धि मतलब होता है पैसों से रिलेटेड जो भी होता है, वो फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर पाता है, पहला तो ये है। दूसरा, शिक्षा बहुत अच्छी हो पाती है, ठीक है। और ये हर राज्य अपनी कोशिश करता है कि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोशिश करे कि अपने राज्य में हो सके। तो सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो हर राज्य चाहता है, ठीक है। तो दूसरा है शिक्षा, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे किसी राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद रोज़गार के अवसर, ठीक है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी उस राज्य में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिहार के कंपैरिजन में दिल्ली में ज़्यादा रोज़गार होगा, ठीक है। तो बिहार से लोग दिल्ली में भागते हैं रोज़गार की तलाश में, ठीक है। और वैसे ही यूपी में भी रोज़गार इतना नहीं है, तो फिर लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं रोज़गार की तलाश में। मगर अब तो नोएडा, गुड़गांव है ना, साइबर सिटी, हाइबर सिटी बना दी है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या है कि कहीं ना कहीं रोजगार भी मैटर करता है किसी भी सामाजिक और आर्थिक कल्याण में, ठीक है। समझ में आ गया। सामाजिक कल्याण मतलब है कि समाज को सुधारना, ठीक है, समाज को सुधारना, उसके माध्यम को सुधारना, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, नहीं तो 2 नंबर में आ ही जाएगा। देखो 2 नंबर में तो आ ही जाएगा, नो डाउट, 2 नंबर में तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। और उससे बड़े क्वेश्चन भी हो सकता है। बट मैं देखो आपको बताऊं, ये सारे एक पॉइंट है खुद में। ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, 5वां पॉइंट ये है। तो ये खुद में एक पॉइंट है, ठीक है। ये खुद में एक पॉइंट है, याद रखना। चलिए अगला आता है, ये रहा। मध्यकाल में यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था में आए किन्हीं 4 परिवर्तनों के बारे में बताइए। और इंग्लिश में डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द फ्यूडल इकोनॉमी ऑफ
यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मध्यकालीन यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था में आए किन्हीं 4 बदलावों के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखना वहाँ पे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स पावर ड्यू टू द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज, growth of towns and trade leading to the emergence of a middle class, the decline of serfdom or as peasants gained more rights and freedom, increased use of money instead of barter system। तो इस सबको हिंदी में पढ़ते क्या है, हिंदी में कहता है कि पहले तो है कि मजबूत राजतंत्रों के उदय के कारण सामंती शक्तियों की में कमी आई। फॉर एग्जाम्पल अब राजतंत्र तो आया ही आया क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजा आने लगा तो उससे इनकी पावर जो थी सामंतों की बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी थी, ठीक है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा की जो पावर जो बढ़ती गई ना वो सामंतों को कहीं ना कहीं अपने हाशिए किनारे पे घसीट दिया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नगरों और व्यापार की वृद्धि। अब जब गांव में सामंती व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था सामंतों की किस पे थी, गांव में सामंती व्यवस्था थी, मगर अब नगरों का जब विकास होगा, नगरों में व्यापार का विकास होगा तो लोग शहरों की तरफ भागेंगे, और जब लोग शहरों की तरफ भागेंगे तो सामंतों की कौन सुनेगा, कौन जमींदार के पास जाके पैसा उधार मांगेगा, भैया हमको कृषि करनी है, जब उसको पता है मुझे शहर में जाके फैक्ट्री में काम करना है ना। अब फैक्ट्री में महीने का तनख्वाह मिल रहा है उसको, है ना, रोज़ का तनख्वाह मिल रहा है, वीकली तनख्वाह मिल रहा है ना, मगर वहीं पे वो जब किसानी कर रहा था तो पूरे साल में एक बार उसको पैसा मिल रहा है, उसमें भी गारंटी नहीं है, उसमें भी कभी उसका खेत ख़राब हो रहा है, कभी जो जोतदार है या फिर वो आपके साहूकार वगैरह हो गए, जमींदार वगैरह हो गए, वो ज़मीन हथिया लेता है ना। आप उनके ज़मीन पे काम करेंगे, वो आपको गुलामों की तरह काम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों ने सामंतों का सपोर्ट नहीं किया और इसलिए भी सामंती व्यवस्था बर्बाद हो गई। और क्योंकि यही किसान जो परेशान था बेचारा, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, वही आगे जाके मध्यम वर्ग का रूप लेता है, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास बनता है वही आगे जाके, ठीक है। क्योंकि शहर में चला गया, शहर में उसके पास खाना पीना और सोने के अलावा कुछ नहीं था, खाना पीना काम करना और सोना, ठीक है। तो अब काम करेगा उतना मिलेगा उसको, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो डेली लाइफ में वो हो गया कि भाई अब सुबह 8 बजे ऑफिस निकलना है या सुबह 8 बजे फैक्ट्री पे निकलना है, फिर रात को 8 बजे आना है। तो अब यहाँ पे किसी की सुननी नहीं है, किसी की गुलामी नहीं करनी। मगर गांव में वो बेचारा दिन भर गुलामी करता था, दिन रात गुलामी करने के बावजूद भी उसको गालियाँ ही मिलती थी, कोई इज्जत नहीं मिलती थी, और पैसे के नाम पे भी बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। तो कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था से क्या था, इंसान दूरी बनाना चाह रहा था, ठीक है। फिर आता है किसको को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलने से दासता की समाप्ति। मैंने कहा ना कि अब भाई हर इंसान ना पैसों से ज़्यादा भूखा है, वो स्वतंत्रता का, आज़ादी और अधिकारों का भूखा है। तो अब शहरों की तरफ जब आए हो तो आपको अधिकार का मतलब पता चलता है, आपको स्वतंत्रता मिलती है, दासता से समाप्ति मिल जाती है, यानी कि दास जो सिस्टम है उससे दूरी बना लेते हैं आप। तो दासता भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि इंसान क्या करता है, वो गाँव में था, गाँव में दासों की तरह काम कर रहा था, अब वो बंदा वो वहाँ से भाग के शहर की तरफ चला गया। अब शहर में कोई उससे पूछ नहीं था भाई तू दास है या क्या है, शहर में वो अब जितना काम कर रहा है उतना उसको पैसा मिल रहा है, और उस पैसों से वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहा है अपनी फैमिली का और खुद का भी। तो शहरों की तरफ जाके उनको एक अधिकार का मतलब पता चला, उन्हें आज़ादी का मतलब पता चला। फोर्थ आता है वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा का बढ़ता उपयोग। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी वस्तु के बदले वस्तु। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करूँगा, वस्तु के बदले वस्तुओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है कि मुद्रा का बढ़ता उपयोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मुद्रा का बढ़ता उपयोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। मुद्रा का बढ़ता उपयोग मतलब होता है कि अब यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु नहीं आ रही है, यहाँ पे मुद्रा मिल रही है कि भैया आप काम करेंगे आपको 100 रुपये मिल गए, आप काम करेंगे आपको 200 रुपये मिल गए, रुपये मिल रहे। पहले क्या हो रहा है कि वो बेचारा दिन भर काम कर रहा है, उसको 1 किलो गेहूँ दे दिया, दिन भर काम कर रहा है 5 किलो गेहूँ दे दिया। अरे भाई गेहूँ से ज़्यादा काम है उसका, मेहनत उसकी ज़्यादा थी गेहूँ से, मगर आपके पास मुद्रा नहीं थी, मूल्य नहीं कर पा रहे थे, मतलब वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। मूल्य मतलब वैल्यू है ना, तो वैल्यू नहीं कर पा रहे थे वो उसके काम की वैल्यू नहीं हो पा रही थी। और मगर शहरों की तरफ आए तो वैल्यू का पता चलता है, और ऐसे सामंती व्यवस्था बर्बाद हो जाती है। तो वो कह रहा है सामंती अर्थव्यवस्था में 4 बदलाव का वर्णन करना कि कौन कौन से 4 बदलाव आए हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है प्रथम विश्व युद्ध के रूस पर पड़े किन्हीं 4 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है कि यानी 4 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। बताइए, रसिया पे डिस्क्राइब करना है, रसिया पे, रूस पे 4 जो वो पड़े हैं ना आपके प्रभाव पड़े हैं 4, ठीक है, वो आपको बताना है। दुष्प्रभाव यानी नेगेटिव आपको प्रभाव मतलब होता है, नेगेटिव इफेक्ट बताने आपको, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के रूस पर पड़े किन्हीं 4 नेगेटिव इफेक्ट को बताइए, उसका उल्लेख करना है।
बता दोगे आराम से? आंसर है हैवी इकोनॉमिक लॉसेस एंड फूड शॉर्टेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी आर्थिक नुकसान और खाद्य संकट हो रहा था। दूसरा आता है भारी आर्थिक नुकसान का मतलब क्या है? ये सारे 5-5, 6 नंबर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये क्लास, अब मैं कह रहा हूँ अगर ये 3 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना मेरी क्लास में, तो भी आप उसके शुक्र मनाना, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन भी भारी पड़ेंगे। अगर इसमें एक क्वेश्चन भी आया तो पेपर का वेटेज चेंज कर देगा। तो 5-6 नंबर के क्वेश्चन का मतलब ही आप जानते हैं कितनी वैल्यू होती है। एक बार को आप 1-2 नंबर का क्वेश्चन 3 भी छोड़ दोगे ना, तो भी आपने 5 नंबर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, तो भी उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। आप ये चीज़ें जानते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस पर 4 प्रभावों के बारे में बताया। और पहला भारी आर्थिक नुकसान और संकट। अब रूस पर जब प्रभाव पड़ा पहले विश्व युद्ध का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होने लगा। नुकसान ये होने लगा कि भैया वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है, और गृह युद्ध के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही हैं। और जब चीज़ें बन नहीं रही है तो जाहिर सी बात है पैसा कहाँ से आएगा, तो आर्थिक नुकसान वहीं पे देखने को मिलता है। दूसरा खाद्य संकट देखने को मिलता है, मतलब कि अब जब चीज़ें बन नहीं रही है, खाने को खाना नहीं है, और वो बेचारे अपने सैनिकों को खाना खिलाएं या फिर खुद खाना खाएं, तो कहीं ना कहीं इन्हें आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था कि इन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे। ठीक है, ये जो थे ना रशियन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व तो हुए थे, मगर बीच में इन्होंने वर्ल्ड वॉर छोड़ दिया था। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन के कारण जब इन्होंने उससे स्मारक से हाथ मिला लिया, तो व्लादिमीर लेनिन को कंफर्म कर दिया गया कि अगर तुम आगे हेड बनते हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रसिया पे हमला नहीं करेंगे। तो रूस को फाइनली क्या होता है, एक आज़ादी दिला देते हैं। 1917 में रूस को आज़ादी मिल जाती है और 1918 को वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ इन 1970। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप? राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक रूप से वहाँ पे कोई भी पावर में आ ही नहीं पा रहा था। राजा की वहाँ अलग लगी पड़ी थी, फिर वो बोल्शेविक पार्टी आ गई यहाँ पे। ठीक है, एक अलग से पार्टी आ गई थी, मतलब 2-3 पार्टी थी, फिर राजा था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई भी पावरफुल नहीं हो पा रहा था, है ना, जिसके कारण 1917 में रूस की क्रांति हुई, ये हम सब जानते हैं। तीसरा है मानव जीवन और संसाधनों की भारी हानि हुई। मानव जीवन की तो हानि हो ही रही थी, गृह युद्ध में भी हो रही थी। एक तो अंदर लड़ाई चल रही है रसिया के रूस के, और दूसरी बाहर चल रही है। बाहर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे जा रहे हैं, और रसिया के अंदर वो अपनी सरकार से मारे जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मानव जीवन और संसाधनों की भारी कमी देखने को मिल रही थी। ये संसाधनों की भारी कमी, संसाधनों का तो बनता भी है कि देश में संसाधन का यूज़ नहीं हो पा रहा, अमीर लोग और गलत तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, तो संसाधनों की भारी कमी देखने को मिल रही थी। एंड लास्ट पॉइंट है इंक्रीज सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द वर्किंग क्लास एंड सोल्जर। तो लिखा श्रमिक वर्ग और सैनिकों में असंतोष की वृद्धि हुई। तो वही ये श्रमिक वर्ग और सैनिक, अभी मैं इतनी देर से किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो देश के अंदर और जो देश के बाहर है। तो देश के अंदर श्रमिक वर्ग होगा, लेबर्स वगैरह होंगे, किसान वगैरह होंगे, और बाहर कौन होगा, बाहर आपके वो होंगे, बाहर आपके सैनिक वगैरह होंगे। तो कहीं ना कहीं सैनिक और श्रमिक वर्ग जो था वो दोनों ही परेशान था। सैनिक बाहर वाले से परेशान था, और जो श्रमिक वर्ग था वो देश के राजनेताओं या फिर जो भी लीडर में बैठा हुआ उनसे परेशान था। कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दिशा को बदल दिया, और कहीं ना कहीं पूरे रूस के अंदर जो चेंजेस का कारण बना ना, वो रशियन रेवोल्यूशन ही बना है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस और नो, है ना। कल हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उन परिस्थितियों का व्याख्या कीजिए जिन्होंने यूरोपीय निवासियों की अफ्रीका में साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। तो कल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ये रहे। ठीक है, बहुत सारे क्या है, ये अगले कल की क्लास में हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसलिए 5-5 मिनट की एक एक्सप्लेनेशन हो रही है एक क्वेश्चन पे। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो छोटे छोटे आंसर भी ला सकता हूँ, बट वही है कि आपके पेपर में 2 नंबर पे तो पूछे नहीं जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर वो रूस के बारे में पूछ रहा है कि भाई रूस की क्रांति के अंदर क्या प्रभाव पड़े, या रूस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, या फिर रूस की क्रांति क्यों हुई है, तो ये छोटे क्वेश्चन तो नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है इन पे पॉइंट भी आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। 5 नंबर 6 नंबर या उससे उतना लिखोगे तो तुमने 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे तो लिखने पड़ेंगे आपको, चॉइस ही नहीं है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? चलिए, तो करें आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड है क्लास को लेकर, तो रेगुलर क्लास देखिएगा, और रात को 8:30 बजे क्लास आती है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हमारा एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
और ग्रुप को ज्वाइन करके आपको वहाँ पे वीडियोस डाल दी जाएगी ये वाली, आप उसको आराम से देखिए क्योंकि पेपर में जो आएगा वही इंपॉर्टेंट है और वही मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई टॉपिक करवाना है, कोई चैप्टर कराना है या कुछ भी करवाना है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट कराना है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।